अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम पेपर सॉल्व करने लगे हैं अपनी पाइथन P4 सीरीज के अंदर, वो आपका अक्टूबर नवंबर 22 का पेपर 4-2 है। इसके अंदर आपको एक टेक्स्ट फाइल चाहिए होगी जिसका नाम characters.txt है, जिसको कि आप मेरे ड्राइव लिंक जो कि मेरे चैनल के बायो में अटैच्ड है, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पाइथन के अंदर हमने फोल्डर्स बना लिए हैं अपने फॉर सॉरी फाइल्स बना ली हैं फॉर 3 क्वेश्चंस, और यहाँ पे characters.txt हमने साइट पे ओपन कर ली हुई है। इसको मैं अगर दिखा दूँ तो इसको इसी तरह से जिस डॉक्यूमेंट में आपके बाकी सारे होते हैं क्वेश्चन, उसी में आपने इसको भी डालना होता है। उसके बाद जो है कि कहते हैं सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है द कंप्यूटर प्रोग्राम नीड्स टू स्टोर जॉब्स इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। Each job has a job number, for example 1 2 3, and the job priority from 1 to 10, with 1 being the highest priority and 10 being the lowest priority. The program stores the jobs in a 2D array. The pseudocode declares the array is array है आपके पास 0 से लेकर 99 तक की, और फिर उसके बाद 0 और 1 की है, जो कि आपकी एक 2D array है, यानी कि 100 कॉलम्स, सॉरी 100 रोज 2 कॉलम्स of integer. For example, job 00 stores the number job number of the first job, यानी कि 0th रो और 0th कॉलम जो है वो आपकी जॉब नंबर स्टोर करेगा, और उसका जो फर्स्ट कॉलम है वो हमारे पास उसकी प्रायोरिटी स्टोर करेगा। The global variable number of jobs stores the number of jobs currently in the array. Write program code to declare the global 2D array jobs and the global variable number of jobs. बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितनी डाटा आइटम्स एंटर हो रहे हैं वो नंबर ऑफ जॉब्स में स्टोर होंगे। आपके पास एक 2D अरे होगी, अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूँ ड्रॉ करने की, एक मिनट समझाने के लिए। तो बेसिकली आपके पास एक 2D अरे बनेगी इस तरह से कि जिसकी यहाँ पर जो है आप जॉब नंबर डालोगे और यहाँ उसकी प्रायोरिटी आएगी, और इस तरह से फिर यहाँ पर दोबारा से जॉब आएगी और यहाँ पर प्रायोरिटी आएगी। मेरे पास वो राइटिंग पैड नहीं है, इस वजह से वो ठीक नहीं तरह से लिखा जा रहा, लेकिन खैर यू गेट द पॉइंट। और नंबर ऑफ जॉब्स बेसिकली इस बात की बता रहे होगे कितनी एंट्रीज आपकी हो चुकी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि ऑफकोर्स इसकी इनिशियलाइज कर दिया गया होगा बाय 0। तो इसको यहाँ पे कोड करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा एक एरे है आपके पास, जॉब्स, इसकी फिर इनिशियल डाटा वैल्यूज ही बताएंगे। अच्छा, कोई इनिशियल वैल्यूज नहीं है हमारे पास, जिस वजह से कि अभी जो है इसके अंदर हम कुछ भी नहीं डालेंगे, हम एम्प्टी अरे बनाएंगे। यहाँ पर आ जाएगी आपके पास ग्लोबल जॉब्स, और जॉब्स को बेसिकली आप यहाँ पर डाल दोगे एज एन एम्प्टी अरे। इसके ऊपर आप यहाँ पर कमेंट में लिख सकते हैं कि 100 रोज 2 कॉलम्स फॉर ऑफ इंटीजर। ये आपके पास एक 2D अरे की डिक्लेरेशन है। फिर ग्लोबल नंबर ऑफ जॉब्स, ये था वेरिएबल का नाम, नंबर ऑफ जॉब्स। और इस नंबर ऑफ जॉब्स की इनिशियल वैल्यू आप क्या सेट करेंगे वो हमने यहाँ पे कोई खास नहीं सोची हुई है। तो खैर आपकी वेरिएबल डिक्लेरेशन इतनी यहाँ पे बनती है। उसके बाद जो है कि कहते हैं आपके पास आता है कि द प्रोसीजर इनिशियलाइजेस स्टोर -1 इन द ईच एरे एलिमेंट एंड असाइन 0 टू नंबर ऑफ जॉब्स। तमाम एलिमेंट्स के अंदर नेगेटिव 1 डाल देना है, और आपने नंबर ऑफ जॉब्स को 0 पे सेट कर देना। तो इधर आ जाएगा आपके पास डेफ इनिशियलाइज, पैरामीटर में कुछ नहीं लेना आपने। आपके पास आ जाएगी यहाँ पर ग्लोबल जॉब्स, ग्लोबल नंबर ऑफ जॉब्स। उसके बाद जो है कि ये लिखने के बाद आपने लिखना है नंबर ऑफ जॉब्स इज इक्वल टू 0। ये आपको यहाँ पे कहेगा कि ये पहले से कोई वैल्यू सेट नहीं हुई हुई थी, रीडिक्लेयर्ड जॉब विदाउट यूजेज, तो इसको बस आप इग्नोर कर सकते हैं, कोड पे भी चल जाएगा। और उसके बाद आप एक लूप लगाएंगे फॉर एक्स इन रेंज 100, क्योंकि आपके पास कितनी रोज थी, बेसिकली 100 रोज थी। उसके अंदर करेंगे आप जॉब डॉट अपेंड -1 कॉमा -1,
इसकी वजह से आपकी सारी 2D एरे के अंदर -1 इस तरह से आ जाएंगे। और उसके बाद जो है कहते हैं आप इधर डाल देंगे नंबर ऑफ जॉब्स। अच्छा, इसको 0 हमने सेट कर दिया, तो ठीक है, बस आपका काम होगी। अगर आपको ये वाला मेथड नहीं आता था, क्योंकि हमने इसकी एक्स वाई रोज डिक्लेयर नहीं की हुई थी, क्योंकि उन्होंने इनिशियल हमें वैल्यूज बताई नहीं हुई थी, हमने बस जॉब्स को जो है यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया गया था कि एज अ ब्लैंक एरे। हमें उसकी इनिशियल वैल्यूज पहले पार्ट में डिफाइन थी, दूसरे पार्ट में डिफाइन थी, इस वजह से हमें थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ करना पड़ा। उसके बाद कहते हैं प्रोसीजर एड जॉब टेक्स द जॉब नंबर एंड प्रायोरिटी एज अ पैरामीटर, स्टोर्स द जॉब इन द नेक्स्ट फ्री अवेलेबल एलिमेंट, outputs added if the job was successfully stored in the array, output not added if the job was not successfully stored in the array। अब आपने बेसिकली जॉब को उस पर डाल देना है, बस जो भी एज अ पैरामीटर पास की गई थी, जॉब नंबर, जॉब प्रायोरिटी। डेफ एड जॉब, एड जॉब को पैरामीटर में आपने देना है जॉब नाम, जॉब प्रायोरिटी। इधर आ जाएंगे आपके दोबारा से ग्लोबल जॉब्स, ग्लोबल नंबर ऑफ जॉब्स। उसके बाद इधर आपने सबसे पहले अपना सेट करना है कि अगर वो आपकी एरे ऑफ फुल होगी तो आप डाटा तो ऐड नहीं कर सकते। इफ नंबर ऑफ जॉब्स इज इक्वल टू 100, तो आपने क्या करना है, आपने क्योंकि इनिशियली तो 0 था, तो जब 100 एंट्रीज हो जाएंगी तो फिर वो 100 तक पहुंच जाएगा, 101 एंट्री नहीं हो सकेगी। तो इधर आप आगे रिटर्न फॉल्स, वरना यहाँ पर आपको चलेगा एल्स पार्ट। एल्स पार्ट में क्या किया जाएगा, नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस के ऊपर डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस कौन सी है आपके पास, बेसिकली नंबर ऑफ जॉब्स उसका पॉइंटर है ऑफ द नेक्स्ट फ्री स्पेस। तो इधर आप कर देंगे जॉब्स नंबर ऑफ जॉब्स, इधर आप डाल देंगे नहीं, इस तरह से डायरेक्ट एंट्री नहीं होगी इसकी, नहीं बल्कि हो जाएगी। इधर आप डालेंगे जॉब नम कॉमा जॉब प्रायोरिटी। उसके बाद जो है आप यहाँ पे कर देंगे रिटर्न करना था, क्या करना था, प्रोसीजर था, हाँ यहाँ पे एडेड नॉट एडेड लिखना था। तो यहाँ सॉरी आप यहाँ पे आउटपुट करेंगे प्रिंट नॉट एडेड, और यहाँ पर आप प्रिंट करेंगे एडेड, और आप अपने जॉब नंबर ऑफ जॉब्स को इंक्रीमेंट कर देंगे, नंबर ऑफ जॉब्स प्लस इज इक्वल टू 1। तो ये आपका इंक्रीमेंट होगा, फंक्शन एंड हो गया आपका यहाँ पर। उसके बाद वो कहते हैं द मेन प्रोग्राम शुड कॉल द प्रोसीजर इनिशियलाइज एंड देन यूज द ऐड जॉब प्रोसीजर टू स्टोर द फॉलोइंग जॉब्स इन गिवन ऑर्डर। अच्छा चले, हमने ये कॉल करना है और ये सारी जॉब बेसिकली एंटर करनी है उसके अंदर, एक एरे के अंदर। तो उसका आपके पास मेन प्रोग्राम में क्या आएगा, पहले हम पिछले वाले की मार्किंग स्कीम में आपको एक मिनट दिखा दूं। तो ये आपके पास इनिशियल स्टार्ट था उसके अंदर, उसके बाद ये हमारे पास इनिशियलाइज था, और ये हमारे पास ऐड जॉब को था। उसके बाद ये हमने ये वाली चीज़ें जो है ये सारी वैल्यूज डालनी है, तो इसको डालने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले आप कॉल करोगे इनिशियलाइज, कैपिटल में लिखा इनिशियलाइज, फिर आ जाएगा आपका ऐड जॉब, डाटा वैल्यूज क्या थी 12 10, इसको साइड पर खोल लेते हैं। आपके पास थी यहाँ पे डाटा वैल्यू सुकून से काम ना करने देना, 12 10 ऐड जॉब 526 9 ऐड जॉब 33 8 ऐड जॉब 12 9, 12 9 पहले नहीं हुआ था, अच्छा वो तो। और फिर आपके पास ऐड जॉब 78 1 सारी डाटा एंट्रीज आपकी होगी यहाँ पर। उसके बाद वो कहता है कि आई गेस ये काम कर जाएगा, एरर तो मेरे ख्याल से नहीं आएगी अगर हम इसको रन करते हैं। एडिट एडिट एडिट, कोई एरर नहीं आई, एग्जिट कोड 0। When a new job has been added, the array is sorted into ascending numerical order of priority using an insertion sort. Right program
code to procedure insertion sort to store the data into ascending numerical order of priority. अब insertion sort लिखनी है। इंसर्शन सॉर्ट आपकी काम पसंद कर रही होती है। आप ये बात जानते हैं कि जब आप एक इंसर्शन सॉर्ट का कोड लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर आप दो वैल्यूज को बेसिकली स्टोर करते हैं और फिर उनका बेसिकली कंपैरिजन होता है आपस में और फिर उनकी स्वैपिंग होती है और फिर उसको दूसरे में डाल दिया जाता है। तो इधर आप करेंगे डेफ इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट पैरामीटर में कुछ नहीं दे रहा था, इधर आपके पास दोनों ग्लोबल चीजें आ जाएंगी, ग्लोबल एड जॉब, नहीं ग्लोबल की, ग्लोबल नंबर ऑफ जॉब और ग्लोबल जॉब। उसके बाद आपने यहाँ पर सबसे पहले अपने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेने होते हैं। सेट डिक्लेरेशन तो इसमें होती नहीं है। एक आपके पास करंट वन होगा जिसके अंदर के आप उसका फर्स्ट एलिमेंट स्टोर करोगे। बेसिकली आप ऐसे करोगे फॉर एक्स इन रेंज 0 से लेकर कहाँ तक की आपने सॉल्यूशन करनी होगी। बेसिकली आपने सॉर्टिंग करनी होगी नंबर ऑफ जॉब्स तक की, क्योंकि उस आगे की अरे एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद जब है कि कहते हैं आपने अपने पास दोनों एलिमेंट्स को एक की होती है आपकी और एक करंट वैल्यू होती है आपके पास। तो लेकिन क्योंकि इस केस में करंट वैल्यूज दो होंगी क्योंकि दो एरे इंडेक्सेस को कर रहे हैं, आप पूरी एरे को एक साथ नहीं उठा सकते इधर। तो आई गेस उठा भी सकते हैं वैसे, अगर मैं कोशिश करूँ। करंट वेरिएबल था भाई, इसमें आपके पास एक्स कॉमा 0 आ जाएगा इधर। अच्छा नहीं, वो दोनों को ही सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि आपकी रो के करंट रो के पूरा टपल तो आप नहीं उठा सकते। आई गेस उठा सकते हैं, पाइथन में तो ये अलाउड होता है, देखते हैं अगर नहीं। मेरे ख्याल से उसी तरह किया जाए जिस तरह से स्टैंडर्ड मेथड है इसका। आपके पास इधर आ जाएगा करंट टू। क्या करूँ मैं, करंट वन दो ही बनाने पड़ रहे हैं मुझे। करंट टू इज इक्वल टू एक्स और यहाँ पर आपके पास आ गया वन। इन दोनों को आप डालने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप उनके बाद इनका कंपैरिजन करेंगे कि आपके पास वाइल x इज ग्रेटर देन वन, यानी कि वो फर्स्ट वाले से सॉरी जीरो से बड़ा हो तब तक। इधर आप वन डालते हो तो उससे गलती होगी, फर्स्ट से चलते हैं, पहले वाला तो उससे स्टोर कर लिया हुआ वैल्यू, तो आप इधर वन से चलते हो। और ये इसलिए फर्स्ट से चल रहे हैं क्योंकि आपकी फर्स्ट एरे इंडेक्स फिर जो है ये नंबर ऑफ जॉब से फर्स्ट से शुरू हो रही है, जीरो से होगा ये, इसको जीरो से करते हैं। एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, लेकिन एक्स को ग्रेटर देन जीरो होगा ही नहीं। इधर वन डाल के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर लेते हैं। एंड जॉब्स, इसे पिछली वाले को देखेंगे। इसे पिछली वाले को देखने का तरीका ये है कि आप x माइनस वन ब्रैकेट, ये वन से शुरू करना पड़ेगा वरना हम x माइनस वन तक ले जाएंगे। वन से ही होता है जब तक ये कंडीशन है तब तक क्या होगा, इसको सॉरी ये ग्रेटर देन करंट, यानी कि जो उसकी प्रायोरिटी है जो उससे पिछली वाली थी, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, तो क्या उसकी पिछली वाले की प्रायोरिटी जो है वो ज्यादा है करंट। यार मैं कैसे समझाऊं, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा इसका। एक मिनट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यस, आपके पास बेसिकली वो 2D अरे इस तरह से एग्जिस्ट कर रही है कि यहाँ साइड पे आपके पास हैं जॉब्स एंड यहाँ पर है आपके पास प्रायोरिटी। अब आपके पास जो इसकी इंडेक्स है कॉलम में वो जीरो थी, इसकी कॉलम है वन में,
और ये आपके पास लूप में 1 2 3 एंड 4 रोज इस तरह से चल रही होती हैं आगे। अब क्या हो रहा है कि वो हमने इस वाले वेरिएबल को डाल दिया हुआ है एक्स, और यहाँ पर हम वो जब आप करंट वन देखते हो तो करंट वन में बेसिकली आपके पास क्या स्टोर्ड है, करंट वन में आपके पास स्टोर्ड है जॉब, जो करंट जॉब चल रही है उस लूप की, जबकि करंट टू में आपके पास स्टोर्ड है प्रायोरिटी। तो जो मैंने वाइल स्टेटमेंट लिखी वो बेसिकली इस वाइल स्टेटमेंट से कंपेयर कर रहा है कि क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हमने फर्स्ट वाले को उठाया था। बेसिकली यहाँ पे आपकी जीरो इंडेक्स होती है, ये फर्स्ट होती है, ये सेकंड होती है, ये थर्ड होती है। वो ये चेक कर रहा है कि अगर इसके अंदर प्रायोरिटी यहाँ पर लिखी हुई हो 10 और यहाँ पे प्रायोरिटी लिखी हो 3, वही चेक करें कि क्या क्या इसकी प्रायोरिटी ज्यादा तो नहीं है, इससे अगर है तो क्या करना होगा, इनको आपस में उल्टा देना होगा हमें, ताकि ये नीचे आ जाए, ये वाले ऊपर आ जाए। तो लेकिन कंपैरिजन सिर्फ प्रायोरिटी का हो रहा है, लेकिन इन वाले एलिमेंट्स की भी स्वैपिंग जरूरी है, जिस वजह से हमें दो दफा जो है वो लूप के अंदर करंट वन और करंट टू बनाना पड़ रहा है। ये वजह थी कि हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाए थे। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। वन लेसली चेक हो गया। अगर ये केस है तो अब आपने करना है इसको स्वैप। आप क्या करेंगे, स्वैप करने का सिंपल तरीका है कि जॉब्स लिखते जॉब्स, इधर आपके पास आ जाएगा एक्स कॉमा जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास क्या है उसे वन लेस वाले को इसके अंदर करेंगे आप, जॉब्स एक्स माइनस वन, वो यहाँ पे स्टोर हो गया। उसके बाद दूसरी तरफ स्वैप में आप क्या डालोगे, आप जो उसके बेसिकली हमने यहाँ पे जॉब कर दी और यहाँ पर आपके पास उसकी प्रायोरिटी आ जाएगी, एक्स वन इज इक्वल टू जॉब्स एक्स माइनस वन वन। यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर जॉब ये आपका जॉब के पार्ट के लिए था और ये वाला जो था ये आपके उसकी प्रायोरिटी पार्ट के लिए था। ये करने के बाद आप क्या करते हो, आप बेसिकली यहाँ पर अपनी जो एक्स वैल्यू थी उसको डिक्रीमेंट करते हो, ताकि अब आप वो जो, क्योंकि जो बेसिकली जो ऊपर वाला डाटा था इस केस में, ये जो ऊपर वाला डाटा था ये वाली जो चीज़ है ये तो इधर कॉपी हो गई है, लेकिन अब इस वाले को भी अपडेट करना है। इस वाले को अपडेट करने का क्या तरीका था कि आप पहले अपनी यहाँ पर लूप के अंदर क्या करोगे, एक्स को डिक्रीमेंट करोगे एक्स माइनस वन, फिर लूप से बाहर निकलोगे और फिर ये वाले जो वैल्यूज हैं ये बेसिकली आप वापस उसकी जो ये वाला सेगमेंट था यहाँ पर ये करंट वन और करंट टू को स्टोर कर दोगे, जो लोअर वाली इंडेक्स है आपकी, इसके अंदर कैसे स्टोर किया जाएगा, आप इधर करोगे जॉब्स एक्स जीरो इज इक्वल टू, आपके पास आ गया करंट वन और यहाँ पे जॉब्स एक्स वन में आपके पास आ गया करंट टू। ये सारी वैल्यूज आपकी स्वैप हो गई और आपका इंसर्शन सॉर्ट इधर कंप्लीट होता है। इंसर्शन सॉर्ट में कुछ आगे रिटर्न रिटर्न तो करना नहीं था, प्रोसीजर है, ठीक है। तो प्रोसीजर प्रिंट एरे आउटपुट्स ईच जॉब number and priority on a line, for example 123 priority 1, 39 priority 3, राइट जी pseudocode print array, प्रिंट एरे के साथ सिर्फ हो जाएगा। देखते हैं प्रिंट एरे बहुत ही सिंपल काम है। इधर आपके पास डेफ प्रिंट एरे, पैरामीटर में इससे कुछ नहीं लेना। सबसे पहले इधर आप वो दोनों ग्लोबल वेरिएबल्स ये वाले कॉल कर लेते हैं दोबारा से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, नीचे जगह बना लीजिए। इधर सबसे पहले आप फॉर एक्स इन रेंज 0 to number of jobs, print jobs x 0, ये बेसिकली आपकी जॉब नंबर प्रिंट हुई। इधर आप लिखोगे प्रायोरिटी कॉमा जॉब्स x 1, सिंपल आपकी प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे बन जाती है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, वो कहते हैं मेन दी मेन प्रोग्राम,
to sort the array and then output the contents of the array. Amend your print program to by writing the code to call insertion sort and print array. Insertion sort यहाँ पे कॉल करनी है आपने, इससे पहले क्या किया था हमने? अच्छा, ये तो बाइनरी सर्च भी शायद की थी, बाइनरी सर्च से पहले की थी। हाँ। आपने यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्राम को सर्च करने से पहले इंसर्शन सॉर्ट कॉल कीजिए और उसके बाद प्रिंट एरे आपके पास आ जाए। तो यहाँ पर आप इधर आकर करोगे इंसर्शन सॉर्ट प्रिंट एरे। उसके बाद वो कहता है कि टेस्ट योर प्रोग्राम ओके वो स्क्रीन देखते हैं। इधर एरो ही है इंसर्शन सॉर्ट के अंदर करंट टू x1, ये कौन सी लाइन में? लाइन 32 में एरर हुई है। लाइन 32 में किधर एरर हुई है? x नंबर ऑफ जॉब्स जो थी इसमें क्या ये दोनों अमेंड नहीं हुए हुए? ये वाली इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है ना, ये 1, तो ये आउट ऑफ रेंज क्यों आ रही है? क्या ये एग्जिस्ट नहीं करती? इसको चेक करने का तरीका ये है कि अभी जो है हम जब यहाँ पर थे और यहाँ पर थे उसके बाद हम इस पूरी एरे को डायरेक्टली प्रिंट कर लेते हैं। फॉर रो इन नहीं, ये करने की जरूरत नहीं है, बस प्रिंट एरे आप डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं। देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रिंट होता है। ये तो हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपके पास इंडेक्सेस तो एग्जिस्ट करती हैं। तो इधर क्या एरर आई है? 1 2 नंबर ऑफ जॉब्स के अंदर x1 जब डाला है तो ये कह रहा है कि ये इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है। क्यों भाई? ये आउट ऑफ रेंज है, डेटा वैल्यूज ऐड तो हो रही है। फॉर रो इन जॉब्स प्रिंट रो, सारे एलिमेंट्स जो हैं -1 पे सेट हुए में हैं, ये वाले एलिमेंट्स ही हैं। तो उसका मतलब है कि सॉर्टिंग मैकेनिज्म का कोई इशू है कि ये सॉर्ट नहीं ठीक से कर रहा है। इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है कि एरे की जो इंडेक्सेस एग्जिस्ट नहीं कर रही। एक्स जो है आपका ये ऐड पहले हो गई, उसके बाद वो सॉर्ट कर रहा है ना। तो ये क्यों कह रहा है कि वो कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता? मेरे ख्याल से अपेंड करने में इशू तो नहीं था। ओह, आई गेस अगर मैं इसको ये करने के बजाय ये करूं तो क्या ये चीज़ चलेगी? ऐड तो ये फिर भी हो गए। इसको प्रिंट भी करके देख लेते हैं। फॉर रो इन जॉब्स प्रिंट रो, अगर हम करते हैं तो अच्छा, अब ये ठीक तरह से ऐड नहीं कर रहा है इसको, क्योंकि हमने यहाँ से ना टपल की तरह हमने इसको डाला हुआ है। तो यहाँ लाकर ये करने की जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से। अगर मैं इसको ऐसे करूँ कि आई गेस ये अब ठीक से हो जाएगा। ये इशू है, लेकिन मैं सब पे बैठ के ये सोच रहा था। अब इसको क्या मसला हो गया? हम्म,
लेट्स जस्ट चेक कि ये चलता है। डाटा वैल्यूज तो ठीक हुई हैं, ऐड भी ठीक हो रही हैं। कि सॉर्ट करेगा अभी इनको बैठ के? अगर मैं यहाँ पर इंसर्शन सॉर्ट कॉल करता हूँ, तो फिर से इंसर्शन सॉर्ट में इसको दे रहा है कि नॉट टपल। इसको देखना पड़ेगा मुझे, एक मिनट। अच्छा, ये पता कोई इतना मसले वाली बात नहीं थी। मैं थोड़ा सा मैं पागल हूँ इस वजह से। मैंने जब ये लिखा है तो मैंने यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया कि हमारी अरेज जॉब मादरत काफ़ी एब्सेंट माइंडेड बना है। अभी चलेगा। ये तो प्रिंट हो गई ना पूरी। एडेड सॉर्ट भी हो गई, सॉर्ट नहीं हुई अभी क्योंकि हमने इंसर्शन सॉर्ट इधर कॉल नहीं किया हुआ अभी। अब ठीक है। अब आई गेस सॉर्टेड आउटपुट देगा हमें। इससे सॉर्टेड आउटपुट हमें नहीं दिया। इसका मतलब है कि अभी तक हमारा इंसर्शन सॉर्ट नहीं, बल्कि दे दिया। ओह अच्छा, ठीक है, प्रायोरिटी के साथ सॉर्ट करना ठीक होगा। उसके बाद जो है कि कहते हैं ये हमें, तो ये मैंने क्या गलती की थी, मैंने बस बेसिकली अरे का नाम नहीं लिखा था आगे, जिस वजह से वो एक्सेस नहीं हो पा रही थी। इस तरह की क्रिटिकल गलतियों का ख्याल रखा करें। उसके बाद वो कहता है कि कंप्यूटर गेम इज बीइंग डेवलप्ड, द गेम हैज 10 डिफरेंट कैरेक्टर्स दैट आर ऑल एक्टिव इन द गेम. Part of the game is being written using object-oriented programming. The class character stores data about the character. Each character has a name and the x coordinate and the y coordinate of their current position. ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बन रहा है। ये कहता है कि write program code to declare the correct class character and its constructor. Do not write any pseudocode for the other methods. Use your programming language appropriate constructor. All attributes must be private. If you are writing in Python, include attribute declaration using comments. ये बनाना है आपने बेसिकली नेम, एक्स कोऑर्डिनेट और आपका वाई कोऑर्डिनेट। ये पहले तो नीचे वाले दोनों इंटीजर है, ऊपर ना टाइम है, तो इसको बनाया जाएगा आपके यहाँ इस बार में आकर क्लास करेक्टर। करेक्टर ही था ना क्लास का नाम आई गेस। इधर आ जाएगा आपके पास डेफ स्पेस डबल अंडरस्कोर इनिट सेल्फ कॉमा नेम कॉमा एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू नेम। ये आपके पास है स्टैक प्राइवेट स्ट्रिंग सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर एक्स कोऑर्डिनेट एक्स हैशटैग प्राइवेट स्ट्रिंग नहीं इंटीजर सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर वाई कोऑर्डिनेट is equal to y coordinate hashtag private integer। ये की एट्रीब्यूट डिक्लेरेशन आ गई। ये मेथड होता है आपका क्लास डिफाइन करने का। अगर किसी को नहीं आता तो वो आप देख ले। सबसे पहले आप क्लास का नाम कोलन डेफ स्पेस डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर लिखते हो। सेल्फ हर दफा आता है, ये आपकी एक सॉर्ट ऑफ आप कह लो कि वो अपने आप को बेसिकली कॉल कर रहा होता है। तो वो सेल्फ पैरामीटर बेसिकली हर दफा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल किया जा रहा होता है। उसके बाद आपके पास जो भी वेरिएबल्स उससे कहे थे एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने को, वो आप जो हो इस तरह से नेम और वो सारे जो है आप उनका नाम लिख लेते हो। फिर उनको सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर वो वाला एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वो वाला नाम दोबारा से। इस तरह से जब आप करते हो तो फिर ये तमाम एट्रीब्यूट्स आपके क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं। ये डबल अंडरस्कोर जो है बेसिकली आपके प्राइवेट एट्रीब्यूट को यहाँ पे डिफाइन कर रहा होता है। अगर आप इसको पब्लिक करना है तो बेसिकली आप ये डबल अंडरस्कोर हटा दोगे एंड पाइथन में आप एट्रीब्यूट डिक्लेरेशन कमेंट के अंदर कर रहे होते हो। उसके बाद जो है कि कहते हैं वो आपसे कहता है कि बी पार्ट के अंदर write program code for the three get methods of the class character। get methods आपके पास की हैं, get name get x get y। def get, आप देख लें इसको कैसे लिखते हैं। get name ब्रैकेट पे आपके पास आ जाते हैं सेल्फ एंड रिटर्न सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर नेम। def get x, इसका नाम get x था, get x था। यहाँ पे आ जाता है सेल्फ रिटर्न सेल्फ डॉट एक्स
कोऑर्डिनेट। डेफ गेट, ये उल्टा ना कर दीजिएगा एक्स और वाई को, वरना बहुत मसला होगा, समझ नहीं है कि क्या एरर हुई किधर है। रिटर्न सेल्फ डॉट वाई कोऑर्डिनेट। गेटर जो है बेसिकली बस उस वैल्यू को रिटर्न कर रहा होता है। याद रखिए ब्रैकेट के अंदर सेल्फ डालना जरूरी है, वरना आपका फंक्शन वो उसके साथ काम नहीं करेगा आपकी क्लास के साथ। उसके बाद वो कहता है कि राइट प्रोग्राम फॉर द कोड फॉर द मेथड चेंज पोजीशन। चेंज पोजीशन कैसे काम कर रहा है? takes the x coordinate as a parameter and adds it to the x coordinate, takes y coordinate as an integer and adds it to the y coordinate। गेट मेथड लिखने के बाद सेट मेथड किस तरह से काम करेगा आपका? डेफ चेंज पोजीशन, इसके अंदर सेल्फ कॉमा एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा आपका वाई कोऑर्डिनेट। इसको थोड़ा सा बड़ा लग देते हैं, और आपका वाई कोऑर्डिनेट इधर इस तरह से लिखा जाता है सेल्फ डॉट, क्योंकि उसने कहा था कि उसको ऐड कर रहा है, बेसिकली अपडेट नहीं कर रहा, ऐड कर रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट एक्स कोऑर्डिनेट प्लस एक्स कोऑर्ड, सेल्फ डॉट वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट वाई कोऑर्डिनेट प्लस वाई कोऑर्ड। आपका चेंज पोजीशन फंक्शन बन गया। इससे कुछ रिटर्न भी करना था, रिटर्न कुछ नहीं करना था, चेंज करनी थी पोजीशन। The main character has a 1D array of characters. Each character is stored as an object of type character. Characters array है आपके पास। The game has a maximum of 10 characters. The character name, x coordinate, y coordinate are stored in this file characters.txt in the order name, x coordinate, y coordinate। अभी तक टेक्स्ट फाइल से जितने भी सवाल आए हुए हैं, हम ये कुछ चौथा पेपर में सॉल्व कर रहा हूँ बैठ के मैं आप लोगों के साथ वीडियो में। सबके अंदर वर्किंग सेम है। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट कैरेक्टर इज अमल with x coordinate 0, y coordinate 2। Amend the main program by writing program code to declare the array, read in all 10 characters from the characters.txt, store each character as an object in the array। एरे डिक्लेयर करनी है, तमाम को रीड करना है और उसके बाद ये लिख देना है। याद है कि ये मेन प्रोग्राम के अंदर चल रहा है, ये आपका क्लास से बाहर का फंक्शन है, क्योंकि अगर क्लास के अंदर का होता तो बता देता आपको। मैं सिर्फ इसे याद मेरे ख्याल से एमएनडी मेन प्रोग्राम लिखा हुआ, तो अब आप मेन प्रोग्राम में लिखोगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास एक कैरेक्टर एरे बनेगी आपकी, और आपके पास ट्राई फाइल ओपन कैरेक्टर्स डॉट टीएक्सटी, ये स्ट्रिंग में होता है, टीएक्सटी कॉमा रीड। इसको चेक कर लें कि ये जो फाइल का नेम आया ये आपके पास ठीक आया है या नहीं। इसके ऊपर अगर आप देख सकते हैं कि आपके पास फाइल शो हो रही है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि हमारे पास फाइल आ गई। उसके बाद जो है कहते हैं आप इसको करेंगे ओपन, तो ये हो गई फॉर एक्स इन रेंज 10। आपको पता 10 करेक्टर्स आपके पास, तो 10 चलाएंगे। उसके बाद अब आप तीन वेरिएबल्स के अंदर इसकी जो है वैल्यूज रीड करेंगे। नेम इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन डॉट स्ट्रिप आ गया। उसके बाद जो है कहते हैं आपके पास आ गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन डॉट स्ट्रिप, और इस पूरे को आपने इंटीजर कर देना है। याद रखिए उसकी डाटा टाइप का ख्याल रखिएगा। आप चाहें तो इस वाले के ऊपर के लोअर और अपर केसेस देख सकते हैं, बाद में एडजस्ट कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी हमें, तो उसको भी कर लेंगे। इंट फाइल डॉट रीड लाइन डॉट स्ट्रिप, बाई चांस जो है ना गलत जगह अंडरलाइन करते हैं, एरर रीड लाइन में अंडरलाइन स्ट्रिप को कर। उसके बाद जो है क्या कहते हैं अब हमने सिर्फ इनको जो है आपकी एरे में डाल देना है। एरे में डालने का क्या तरीका होगा बेसिकली आपके पास कि आप इधर एक अपने पास एक रैंडम करेक्टर बनाते हैं। दिस करेक्टर इज इक्वल टू, ये होगा करेक्टर नेम, आपको ऑटोमेटिकली शो करा देगा, आपके पास नेम आ जाता है। फिर आपके पास आ जाता है एक्स कोऑर्डिनेट, इधर आप अपना एक्स कोऑर्ड डाल देंगे, और फिर इधर आपका
y कॉर्ड आ जाएगा। ये डालने के बाद आप इसको बेसिकली बस अब आप एरे में अपेंड कर देंगे। अपेंड इसलिए करेंगे क्योंकि एरे में ऑलरेडी इनिशियलाइज कोई वैल्यू नहीं डली हुई, वरना आप डायरेक्ट ऐड भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि इधर एरे खाली है अभी, तो वो कह देगा एरर है, तो इधर एरे डॉट अपेंड आ जाएगा आपके पास, कैरेक्टर एरे डॉट अपेंड दिस कैरेक्टर। ये होने के बाद आपने अपनी फाइल को क्लोज कर देना है, फाइल डॉट क्लोज एक्सेप्ट आईओ एरर फाइल, सॉरी प्रिंट फाइल नॉट फाउंड। ये आपका ट्राई एक्सेप्ट होता है कि ये चीज ट्राई करो, ये नहीं होती तो फिर क्या करना, सिंपल चीज होती है। इधर हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, तो ये बात लाजमी याद रखिए क्योंकि एरे जब आप फाइल के अंदर रीड करते हैं, ये जो मर्जी लिखा हुआ हो ये सारा का सारा आपके पास प्रिंट होता है, इस वजह से। अच्छा, उसके बाद जो है कि कहते हैं, अगर आपकी फाइल एक्सेस नहीं हो रही है इस तो सवाल में, तो ख्याल रखिएगा कि उसको आपने इस सेम फोल्डर में डाला हुआ हो, सेम फोल्डर आपके पास होगा तो एक्सेस होगी, वरना वो एक्सेस नहीं हो पाएगी फाइल। वो कहता है द मेन प्रोग्राम नीड्स टू रीड इन अ कैरेक्टर्स नेम फ्रॉम द यूजर, सर्च फॉर द कैरेक्टर इन द एरे एंड स्टोर द इंडेक्स ऑफ दिस पोजीशन। इट रिपीट्स until द यूजर एंटर्स द नेम ऑफ द दैट एग्जिस्ट इन द एरे। वो कह रहा है कि वो यूजर से कहेगा कि नीड्स टू रीड इन द कैरेक्टर्स नेम फ्रॉम द, जो कि यूजर को इनपुट देगा और फिर उसको सर्च करेगा उस एरे के अंदर एंड स्टोर्स द इंडेक्स ऑफ दिस पोजीशन। बेसिकली जिस इंडेक्स पोजीशन पड़ेगा वो उसको स्टोर कर लेगा। इट रिपीट्स until द यूजर एंटर्स द नेम दैट एग्जिस्ट इन द एरे, जब तक कि वो ऐसा नेम नहीं एंटर करता जो कि एक्चुअली एरे में एग्जिस्ट करता होगा। amend the main program by writing code to perform this task। आपने क्या करना है इसमें कि आप पहले यूजर से लोगे इसका इनपुट, और उसके बाद आप कहोगे कि वो अपना उसमें नेम एंटर करे। फिर उसके बाद आप एक लूप लगाओगे कि आपके जब तक वो मैच आपको मिल जाएगा, तो उसके बाद आप उसकी इंडेक्स आउटपुट कर दोगे। इधर याद रहे क्योंकि अब आपने यूजर से नेम लेना है तो आप उसको केस एक सेट कर दो। इसे केस कैसे सेट करिए, इधर सेट करने के बजाय वैसे आगे भी सेट कर सकते हो इस कोड के अंदर भी। तो इधर आपके पास क्या था, तो हाँ, सबसे पहले आपने नेम रीड करना है, तो आप इधर अपना सेट कर दोगे दिस इंडेक्स इज इक्वल टू -1 पर, और जो यूजर अपना करेक्टर नेम डाल रहा है वो भी आपको नहीं पता। ब्लैंक सेट हो गए, उसके बाद आप इधर एक लूप लगाओगे while दिस इंडेक्स, क्योंकि उसे रिपीटेडली इनपुट्स लेने हैं ना आपसे, तो रिपीटेड इनपुट कैसे लिया जाएगा, आप बेसिकली इधर लोगे करेक्टर नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर द नेम ऑफ करेक्टर ये डबल, अब इसको क्या हो गया, एक्सपेक्टेड कॉलम, पहले ब्लैंक स्ट्रिंग था फिर ये था, हाँ वो आपको इधर जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलो, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, आप इसको सर्च करोगे इन दी एरे। एरे की तरह से सर्च किया जाएगा, बेसिकली आपने इसको कन्वर्ट करना है, कैसे, डॉट स्ट्रिप, इधर आ जाएगा आपके पास स्लैश, नहीं दूसरे वाला स्लैश आएगा आपके पास, दोनों स्लैश इधर लिखा हुआ है, स्लैश एन, फिर इसके बाद आप इसको लोअर भी कर लो, डॉट लोअर, ताकि वो एक ही केस के अंदर हो। उसके बाद जो है कहते हैं, आप जो है कहते हैं, एक मिनट, अच्छा,
ये स्ट्रिप स्लैश एन का मतलब ये था क्योंकि ये जो स्लैश एन होता है बेसिकली न्यू लाइन करेक्टर होता है आपका पाइथन में, तो ये इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ पे नई लाइन शुरू होनी है। अगर इस तरह से ये नहीं करेंगे तो फिर वो उसको पूरे पैराग्राफ को रीड करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से आपको ये स्ट्रिप इनपुट पे लगाना पड़ता है। और तो मेरे ख्याल से शायद कुछ केसेस में ये डायरेक्टली काम कर जाएगा आपके लिए। उसके बाद जो है कहते हैं आपने यहाँ पे लूप लगाना है फॉर एक्स इन रेंज 10 कैरेक्टर्स को आपने सर्च करना है आपने। इधर आपको भी अपने पास टेम्प बनाना है, अपने पास इज इक्वल टू टेम्प कुछ होता है पाइथन में, टेम्प इज इक्वल टू, अगर इसको एसटीआर में कन्वर्ट किया जाएगा और इधर आ जाएगा आपके पास करेक्टर एरे, करेक्टर एरे इसकी इंडेक्स में आपके पास आ जाएगा जो लूप की वैल्यू चल रही है एक्स डॉट गेट नेम डॉट स्ट्रिप डॉट लोअर, इसका भी ब्रैकेट लगा दें क्योंकि हम उसको एक ही केस पे चेक करना चाह रहे हैं। स्ट्रिप करने के बाद आपने चेक करना है कि क्या ये उसके नेम के इक्वल आ गया। इफ टेम्प इज इक्वल टू करेक्टर नेम, तो आपने क्या करना है, आपने बेसिकली दिस इंडेक्स को उसकी इंडेक्स के ऊपर, दिस इंडेक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर आपको वो आपकी जो इंडेक्स थी वो मिल गई और ये लूप एंड हो जाएगा। वो कहता है उसके बाद कि द यूजर विल एंटर ए लेटर टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द चोजन कैरेक्टर फ्रॉम पार्ट टू ई शुड मूव। अच्छा वैसे वो जो पीछे हमने कोड लिखा था इसको हम चेक कर लें सफा कि काम भी कर रहा है या नहीं। उससे हमें एक डेटा वैल्यू दी थी, वैसे तो हम एरे खोल के भी देख सकते हैं, लेकिन उससे हमें वैल्यू दी थी कि अमल, अगर हम सर्च करें किस तरह से ए, अच्छा तो अगर हम यहाँ पर ये रन करते हैं और मैं यहाँ पे कैपिटल में अमल डाल देता हूँ और मैं यहाँ पे इस वैल्यू की वैल्यू प्रिंट कर लेता हूँ, अगर प्रिंट मैं कहता हूँ एक्स, तो क्या होता है अमल जीरो, आपके पास वैल्यू आ गई। इसके बाद कौन सा नेम है उसका, काल, अगर मैं फॉर एग्जांपल सर्च करता हूँ इधर काल, तो मतलब काम कर रहा है, ठीक है गुड, ये लाइन बता देते हैं। उसके बाद वो हमें कह रहा था कि अगर यूजर ए डालता है करेक्टर मूव लेफ्ट एक एक्स कोऑर्डिनेट -1, डब्ल्यू दबाता है एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट +1, एस दबाता है तो वाई कोऑर्डिनेट -1, डी दबाते तो एक्स कोऑर्डिनेट +1। Amend the main program by writing the code to take a letter as input until a valid move AWSD is added. Change the position of the character using the appropriate method. अच्छा जी, तो ये मेन प्रोग्राम कोड है आपका, इसके अंदर यूजर से लिया जाएगा AWSD। तो आप सबसे पहले इधर यूजर से मांगेंगे उसका वैलिड इनपुट, इधर आप चेक कर लेते हैं वैलिड को सेट कर देते हैं एज फॉल्स, ताकि वो वैलिड इनपुट तक एक हम लूप चला सकें। वाइल वैलिड इज नॉट इक्वल टू ट्रू, क्या किया जाएगा, आप यूजर से इनपुट मांगते रहोगे तो क्या मूव आएगी आपके पास कि यूजर मूव, ये खाली यूजर रख लेते हैं बस नाम, यूजर मूव ही कर लेते हैं, नाराज हो गया। वाई यूजर मूव इज इक्वल टू इनपुट ए टू मूव फॉरवर्ड, नहीं ए टू मूव लेफ्ट, डी टू राइट, डब्ल्यू टू फॉरवर्ड एंड एस फॉर बैकवर्ड। फॉरवर्ड बैकवर्ड है या लेफ्ट राइट था, डाउन अप था, क्या था, अप डाउन है, तो मूव अपवर्ड, एस फॉर डाउनवर्ड। तो आपके पास ये आ गया।
अगर आपके पास इफ यूजर मूव डॉट अपर, खुद ही लिखा है, इज इक्वल टू आपके पास ए है, यानी कि उसका केस चेंज करने के बाद वो आ रहा है, तो अब आपने यहाँ पर कॉल करना है करेक्टर इंटर एरे दिस इंडेक्स, बेसिकली जो कि आप जिस करेक्टर को एक्सेस करना चाह रहे थे। जिस करेक्टर भी कोई वेरिएबल था, इस इंडेक्स की बजाय हम इसका नाम जिस करेक्टर रख लेना चाहिए था, इसलिए हम उस करेक्टर को एड्रेस कर रहे हैं ना, जिस करेक्टर। अच्छा, जिस करेक्टर ऊपर यूज हुआ है तो उसकी वजह से हम इसे नहीं कर सकते, या इसको ऊपर ठीक कर लेते हैं, डिस्कार कर लेते हैं और इसको भी डिस्कार कर लेते हैं, और यहाँ पर आप इसको भी जिस करेक्टर कर लें, और यहाँ पर भी आपके पास दिस करेक्टर आ जाता है, क्योंकि बेसिकली हम उस करेक्टर को रेफर कर रहे हैं तो उसकी आसान होगा, दिस करेक्टर। अब क्या इशू है से स्टेटमेंट सीम्स टू हैव, तो मुझे लिख तो लेने दो। डॉट आपके पास आ जाएगा चेंज, अब उस फंक्शन को मैं ले रहा, चेंज पोजीशन था, आपके पास इधर आ जाएगा सेल्फ पास ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, आपके पास क्या था आपका एक्स, जब आप ए दबाएंगे तो उस केस में एक्स कोऑर्डिनेट -1 होगा और वाई आपका सेम रहेगा। फिर एलएफ यूजर मूव डॉट अपर इज इक्वल टू डी, देन आप क्या करोगे, आप इसी वाली लाइन को दोबारा कॉपी कर लो, यानी कि अब उसे एक्सवर्ड मूव करना, तो अब ये पॉइंट आपका पॉजिटिव हो जाएगा। एलएफ कंट्रोल अगर इसे अब दबाया यहाँ पर आपके पास W, तो यानी कि इसको अप मूव करना होगा, तो अब आप इस वाली लाइन को यहाँ पे कॉपी कर लो, कॉपी पेस्टिंग का काम आपका अच्छा होना चाहिए क्योंकि आपको ताकि समझ हो। अब आपका एक्स कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा और आपका जो वाई कोऑर्डिनेट है, एस तो W दबाने की जरूरत है, उससे ऊपर जाना है तो ये वाई कोऑर्डिनेट इंक्रीमेंट होगा बाय 1, और वरना एल्स आपके पास क्या आ जाएगा, नहीं अभी भी एलएफ ही चलेगा। अगर उसे डाला है आपका इनपुट एस, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली आप ले आएंगे अपने पास ये वाली लाइन, कंट्रोल सी, और इधर आ जाएगी कंट्रोल वी में, और ये आपका वाई कोऑर्डिनेट -1 हो जाएगा। और आपके इसका कोई एल्स केस मेरे ख्याल से नहीं बनेगा। अच्छा, इन सारों के केस पे क्योंकि ताकि कोई एक्शन आपके पास अगर हो और ये वैलिड उसको कंसिडर कर ले, आपने हर जगह पे ये वैलिड को ट्रू कर देना है, वैलिड इक्वल टू ट्रू। अच्छा नहीं, वैलिड बाद में ट्रू करेंगे, अगर आप पहले कर दोगे तो उसके बाद वो लूप ही रुक जाएगा, वो आगे से स्टेटमेंट ही शायद नहीं चलेगी आपकी, तो आप वैलिड यहाँ पे ट्रू करोगे, और इस लाइन को आपने कॉपी कर लेना है हर एक पार्ट के लिए। ऐसा कोई एल्स पार्ट आपका नहीं बनेगा। ये करने के बाद वो कहता है कि when the character to the character position has been made, the program needs to output the character name and the new XY coordinates of the character in format. Q has changed the coordinates to x83y0. Amend the main program. हाँ हाँ, बड़ा लंबा सवाल है, मेरी तो कमर ही थक गई है अभी से। इधर बेसिकली आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगी कि उसके बाद ये प्रिंट करेगा
प्रिंट जो आपके पास करेक्टर नेम था, फाइनल करेक्टर नेम, नहीं, इधर आ जाएगा आपके पास दिस करेक्टर, जो करेक्टर आपके पास था दिस करेक्टर, दिस करेक्टर का इंटीजर था, उसका नेम ये था करेक्टर नेम, तो इधर आप करेक्टर नेम ले लो, करेक्टर नेम कॉमा हैज चेंज्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ x2, इधर आपके पास आ जाएगा कॉमा और इधर आप अपने डालोगे करेक्टर एरे दिस करेक्टर डॉट गेट x कॉमा एंड y2 कॉमा करेक्टर एरे दिस करेक्टर डॉट गेट y। ये लिखने के बाद अब इसको क्या मसला हो गया यहाँ पर कि नेम करेक्टर नेम कैन बी अनडिफाइंड, यस इट कैन बी अनडिफाइंड, तो उसका तरीका ये कि आप इसके साथ यहाँ पे ये यूज कर लो, करेक्टर नेम वो यूजर वाला यूज करने की बजाय करेक्टर एरे दिस करेक्टर डॉट गेट नेम, ताकि उसका नेम प्रिंट हो जाएगा। अब करेक्टर एरे था ये, इसके बाद ये आपके स्टेटमेंट भी काम करेगी। वो कहते हैं टेस्ट प्रोग्राम फॉर द फोर आइटम्स इन डाटा ऑफ द गिवन ऑर्डर, थॉमस कोई एक्स ए, सबसे पहले डालेंगे थॉमस कोई एक्स ए, कोई है चेंज कोऑर्डिनेट्स x83 y9, मैं तब से आंसर स्क्रीन में दिखा रहा था, फिर आप देख सकते हैं फॉर एवरी पार्ट, छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स थे इसके, करता करता मैं दिखाने भूल गया। उसके बाद ये वो मूवमेंट वाले सवाल था, ये आपके पास ये सवाल आ गया, और इसका कोई है चेंज पोजीशन x83 y9, आंसर हमारा यहाँ पर भी ठीक आ गया। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। उससे पहले जो है 1 मिनट आप मुझे इजाज़त अगर दे सकें। अच्छा, तो उसके बाद जो थर्ड सवाल है वो आपके पास एक क्यू का सवाल आ जाता है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इतना ज़्यादा लंबा लग तो नहीं रहा, हिम्मत ही खत्म हो गई। खैर, द प्रोग्राम यूजेस अ linear queue to store up to 100 elements. A 1D array queue is used to store your data. The head pointer points to the first number stored in the queue and the tail pointer points to the next free space in the queue. हेड पॉइंटर किधर पॉइंट कर रहा है, किधर गौर से सुने, हेड पॉइंटर जो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स द फर्स्ट डेटा आइटम जो कि स्टोर कर लिया गया है, यानी कि इनिशियली वो होगा आपके -1 की तरफ, और टेल पॉइंटर नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस की तरफ कर रहा है, यानी कि इनिशियली की तरफ होगा वो 0 की तरफ। इन सबको डिक्लेयर करने के लिए आपने प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले इधर आप थर्ड वाले में आ जाएंगे और इधर सबसे पहले आप टाइप करेंगे अपना क्यू का नाम, क्यू का नाम क्या था, क्यू था। ये आपके पास आ गई एरे, ये आपकी 1D एरे है, और इसके अंदर आपके सारे जो डाटा एलिमेंट्स थे वो क्या है, कोई भी डाटा एलिमेंट्स नहीं है पहले इसमें, इसको इनिशियलाइज भी करने को कुछ भी नहीं कहा गया आपको। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, आप इसके बाद इसका हेड पॉइंटर सेट कर देंगे -1 और अपना टेल पॉइंटर सेट कर देंगे एज 0।
अच्छा, मैं लिंक लिस्ट बाइनरी ट्री के सवालों में अक्सर स्टूडेंट्स ये बात करते हैं कि सर हमने तो उसको वो रटे मारे में, उस सूरत में क्या किया जाए। आसान तरीका ये है कि आप पहले उसको अपने वेरिएबल के अंदर बना लें, जो भी आपको याद है। ऑफ कोर्स आपको वो जो उससे वेरिएबल्स ये होते हैं बड़े अजीब से होते हैं, वो वेरिएबल देखते देखते आप कंफ्यूज हो जाते हैं, वरना सवाल में कुछ मुश्किल नहीं होता। तरीका ये कि अपने तौर पर लिख लें कोड को और फिर उसको उसके वेरिएबल के नाम के हिसाब से ऑल्टर कर लें। दिस इज अ वेरी टाइम टेकिंग थिंग, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपने रटे मारे में तो आपके पास और ऑप्शन नहीं है, आप यही कर सकते हो। खैर, उसके बाद जो है वो कहता है कि द फंक्शन एन क्यू टेक्स, इसका मैं मार्किंग स्कीम दिखा दूं साथ साथ ही, ये वाली हमारे पास। अब इसे इनिशियलाइज जो किया हुआ है ये खुद इसने मार्किंग स्कीम में नहीं बोला था, और ना इसे यहाँ पे बोला हुआ है, विथ 100 इंटीजर स्पेसेस। हाँ तो अभी तो खैर, the function enqueue takes the integer value as a parameter and stores it in the queue. It returns true if the value was added successfully, otherwise returns false. ये क्यू आपकी कौन सी है? लिनियर क्यू है। अच्छा, फिर तो कोई मसला ही कोई नहीं है। सिंपल अपने एनक्यू का कोड यहाँ पे लिखना, डेफ एनक्यू, और ये क्या कर रही है, टेक्स एन इंटीजर वैल्यू एज अ पैरामीटर। आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी जो कि ऐड होनी है। वो आपको क्या करेगा कि आपने इसमें देखना सबसे पहले कि आपके पास ये वैल्यू, इसको ग्लोबल भी तो कर देना। इधर आप लिखेंगे ग्लोबल हेड पॉइंटर, ग्लोबल टेल पॉइंटर, ग्लोबल क्यू। उसके बाद जो है कि कहते हैं आप यहाँ पे लिखेंगे अपने ये सारे पॉइंटर्स कॉल करनी, यहीं पर ही कंट्रोल सी और इधर कंट्रोल वी। उसके बाद यहाँ पर हो रहा है कि इफ टेल पॉइंटर इज लेस देन 100, यानी कि वो उस पर अवेलेबल स्पेस है। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना होगा कि जैसे कहा था कि वो डेटा वैल्यू जो अभी ऐड हुई है वो उसकी तरफ पॉइंट करेगा। तो आप अपना टेल पॉइंटर जो है, सॉरी सबसे पहले अपना हेड पॉइंटर जो है आपका, उसको किया जाएगा, हेड पॉइंटर को इंक्रीमेंट, ऐसा ही है। तो इधर आप करोगे हेड पॉइंटर, इसको आप इंक्रीमेंट करोगे बाय 1, जो कि करंट एडेड डेटा वैल्यू की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, आप बेसिकली इस पे क्या लिखा होता उसमें, हेड पॉइंटर पॉइंट्स इन साइन नहीं, पॉइंट्स टू द फर्स्ट नंबर स्टोर्ड इन द क्यू, जो सबसे पहले स्टोर हुआ था। तो उसके लिए आप ये करोगे ना कि हेड पॉइंट आपके पास आ जाएगा कि इफ हेड पॉइंटर इज इक्वल टू -1, तो आप इधर लाकर इसको 0 पे कर दोगे सेट। तो बेसिकली ये फर्स्ट वैल्यू आपकी ये थी। और फिर उसके बाद जो है कहते हैं इस लूप से निकलने के बाद आप अपने क्यू के टेल पॉइंटर के ऊपर बेसिकली डाटा वैल्यू डालोगे, क्योंकि वो नेक्स्ट वेरिएबल स्पेस की तरफ पॉइंट कर रहा था। इधर आ जाएगी आपकी वैल्यू और फिर टेल पॉइंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट होने के बाद आपने यहाँ पर कर देना रिटर्न ट्रू, वरना आपने यहाँ से बाहर निकल के कर देना रिटर्न फॉल्स। ये करने के बाद आपने द प्रोग्राम यूजेस द एनक्यू फंक्शन टू स्टोर द नंबर्स 1 to 20 इंक्लूसिव इन द क्यू in ascending numerical order. The program should output successful if all numbers are added in queued, otherwise unsuccessful उससे आउटपुट करना है। तो इधर आपकी जो काम है वो इस तरह से हो रहा होगा कि इधर आप करेंगे डन इक्वल फॉल्स। उसके बाद आप यहाँ पर लगाएंगे फॉर एक्स इन रेंज 0 से 21। ये बात याद है कि 21 उसकी बाउंड्री है, नॉट इंक्लूडेड, इसलिए बताया भी होता है यहाँ पे अगर उसको पॉइंट करें तो।
आगे से पेपर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वैसा पूछा जल्दी से। ये रेंज टॉप है, रेंज ऑब्जेक्ट्स, रेंज स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। इसके अंदर स्टेप भी बेसिकली आप ऐड कर सकते हैं, पढ़ने तो देते हैं, वो दोबारा नहीं दिखाने देते आप। नहीं भाई, तुम लोग इसमें पास में कोई दुकान तक है। वो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप वैल्यू को करेंगे इसमें ऐड, डन इज इक्वल टू एन क्यू एन क्यू एक्स। इसके बाद अगर आपका इफ, इस सारे के बाद, ये लूप होने के बाद इफ डन इज इक्वल टू फॉल्स आता है आपके पास, तो इसका मतलब ये कि आपका कोई वैल्यू एंटर नहीं हुई थी, तो इधर आप प्रिंट कर दोगे, प्रिंट अनसक्सेसफुल, एल्स प्रिंट सक्सेसफुल। ये इफ ऑल नंबर्स के लिए बात हो रही थी, तो इसलिए उसे रिपीटेड नहीं, सिर्फ एक ही दफा आउटपुट करना होगा। द इसकी वजह रिकर्सिव काम तो नहीं है, हद है यार। The following iterative pseudocode function reflects the total of all the values stored in the queue. Iterative output start return digit total to for count start minus one to head pointer step minus one. Total plus count next count write the function as a recursive function using program code. इसको मैं आपको रिकर्जन में लिख के दिखाता हूँ, सुबह फिर मैं आपको गोली मार दूँ, मजाक कर रहा था। Def recursive output पैरामीटर में ये ले रहा है आपका स्टार्ट वैल्यू। उसके बाद जो है ये कहते हैं आपके पास, आप पहले देखोगे कि आपके स्टार्ट जीरो के इक्वल तो नहीं है, लेकिन अगर वो इक्वल की इक्वल है तो इफ स्टार्ट इक्वल टू जीरो, ये आपका बेस केस होगा, रिटर्न स्टार्ट स्मॉल, रिटर्न क्यू, कि वो बेसिकली एक ही वैल्यू मांग रहा है, जीरो का मतलब है कि फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू है, तो बस आपने वो क्यू को स्टार्ट इंडेक्स के तौर पे भेज दिए। वरना ये है कि आपने क्या करना होगा, एल्स केस में आपने कैसे करना है, एल्स केस में ऐसे करना है कि उसकी प्रीवियस वैल्यू को ऐड करके आपने डालना है, यानी कि आप स्टार्ट के वन माइनस वन जो है चलेंगे, और यानी कि ये क्यू स्टार्ट है, इसके अंदर सम क्या किया जाएगा आपका, ये स्टार्ट माइनस वन, तो यहाँ पर आपके पास एक स्टार्ट प्लस वन ही होना चाहिए था, स्टार्ट क्या है, स्टार्ट तो बेसिकली उसकी वो स्टार्टिंग पोजीशन है ना। फॉलोइंग एटिट्यूड सुटेबल फ्रीक्वेंसी टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज स्टोर्ड इन द क्यू, तो ये बेसिकली उसके स्टार्ट पॉइंटर, हेड पॉइंटर होना चाहिए था इधर, जी स्टार्ट सा पैरामीटर, खैर इधर आपके पास आ जाएगा रिटर्न। यूजुअली जब पेपर के अंदर कोड्स दिए हुए होते हैं ना, ये थोड़े से इलॉजिकल होते हैं, ताकि बस वो आपके चेक कर रहा होता है कि आपको किस लिए अकल है। इधर आ जाएगा आपका रिकर्सिव आउटपुट स्टार्ट माइनस वन। इसके बाद आप इसको कॉल द मेन प्रोग्राम, कॉल रिकर्सिव आउटपुट द वैल्यूज रिटर्न, यानी कि जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो ये इसको भेज देगा वापस। तो हमें जी परफॉर्म दिस टास्क, प्रिंट रिकर्सिव आउटपुट, और स्टार्ट के अंदर आप बेसिकली अपना भेजोगे टेल पॉइंटर माइनस वन। अच्छा वो बेसिकली नीचे से शुरू कर रहा है,
टेस्ट ये प्रोग्राम, अगर हम इसको टेस्ट करते हैं, क्यू टेल लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इसके अंदर भी एरर आ गई, पहली दफा समझते हुए कि जॉब वर्ड के अंदर एरर आ रही है। ये लाइन 17 में कह रहा है कि एनक्यू के अंदर टेल पॉइंटर टू वैल्यू वाली बात में जो टेल पॉइंटर की इंडेक्स है वो आउट ऑफ रेंज जा रही है। आउट ऑफ रेंज कैसे जा रही है? वो अच्छा, इसके अंदर हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया था, इस वजह से। इधर आ जाते हैं -1 जो से लिखी हुई थी, फॉर एक्स इन रेंज 100। अब भाई कैसे चलेगा? 210 आउटपुट आता है इसका। 210, इसके सारे मार्क्स भी देख सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारा कोड ठीक हो गया है। आपका पेपर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट कौन सा पेपर करना चाहिए मुझे, आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने रिव्यूज मुझसे शेयर करते रहिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए पेपर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।